जय हिंद दोस्तों। आशा करता आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग अपने परसेंटेज टॉपिक को लेके चल रहे हैं और अब तक हम लोग लगभग जितने भी बेसिक्स होते हैं परसेंटेज को वो सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। लगभग हम लोग का सारा टाइप कंप्लीट भी हो चुका है, बस कुछ ही टाइप बच गया है जिसको अब एक या दो वीडियो में उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है और उसमें इतने लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इतने लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें से कोई या तो पढ़ने वाला पूछेगा वो बताना होगा या नहीं पढ़ने वाले उतना बताना होगा। अच्छा, क्वेश्चन देता भी हमेशा वैसा ही है। अगर दिया है बता दे अगर वो कितने लोग पीते हैं तो वो यही पूछेगा कि कितने लोग नहीं पीते हैं। अगर वो बताया है कि इतने लोग नहीं पीते हैं तो यही पूछेगा कितने लोग पीते हैं। मतलब हमेशा अपोजिट वाले टाइप का ही क्वेश्चन करता है और बहुत ही आसान सा होता है। और इसको हम लोग एकदम डायग्राम से समझेंगे कि वेन डायग्राम से इसको कैसे हम लोग सॉल्व किया जाता है। एकदम डायग्राम से इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। और इस बार के पीईटी के भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि शायद कोई एजुकेशन वाला आया था कि मतलब इतने लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इतने लोग इसको पढ़ते हैं, दोनों लोग इतना मिला के पढ़ते हैं, तो कितने लोग दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन था। इसी टाइप का होता है, बस लैंग्वेज बदल जाता है, बाकी क्वेश्चन रहता है सेम। अब यहाँ पे हम गाय भैंस की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी रख सकते हो, तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग का अगर गाय भैंस की जगह पे कुछ और लिखना हो तो पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है कि एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, ठीक, 30% के पास भैंस है तथा 15% के पास गाय भैंस दोनों है। यदि गांव में कुल परिवारों की संख्या 960 है तो कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। बात वही आएगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप में बस हमको कुछ पॉइंट पे ही ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। अगर हमको कुछ नहीं पता है तो इतना तो पता है। कोई भी चीज़ इंक्रीज होगा या कोई भी चीज़ डिक्रीज होगा वो किस पे होता है, हमेशा बेस पे। और बेस क्या है ये कौन बताता है, क्वेश्चन, कि हमारा बेस क्या रहने वाला है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, परसेंटेज जब नॉर्मल हो और 2-3 परसेंटेज को सॉल्व करना हो तो परसेंटेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो तो उसको करने का सबसे सही तरीका क्या है कि परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में तोड़ के ही सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक तो हम लोग का हो गया पुराना रिकॉल कि मतलब परसेंटेज में इतना ही तो हम बताए हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ बताए ही नहीं कि परसेंटेज बढ़ता या घटता है केवल बेस पे। बेस क्या होगा, क्वेश्चन बता देगा, फ्रैक्शन आएगा तो तोड़ देंगे, नॉर्मल है तो 100 भी मान के कर सकते हैं। यही तो बताएं पूरे परसेंटेज में, और कुछ बताएं नहीं, ना कोई फॉर्मूला ना कोई रूल, बस क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रहे हैं हम और तो कुछ बता ही नहीं रहे ना। तो अब देखो इसमें भी क्वेश्चन को बस पढ़ना ही सीखना है। अब पहला क्वेश्चन है कि एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है। अच्छा, ये बताओ अगर 60% के पास गाय है, अगर गाय को अगर हम 100 मान लें, कितना मान लें, 100 मान लें, तो कितने के पास गाय नहीं होगी, 40 के पास गाय नहीं होगी। उसी के बाद कह रहा है 30% के पास भैंस भी है। कितने लोग के पास है, यानी कि 70% लोग के पास क्या है, भैंस भी नहीं होगी। पर क्या यहाँ से क्वेश्चन हमारा सेट हो पा रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कैसे होगा। यहाँ पर हमको बस ये देखना है कि ओवरऑल वाले पे कॉन्सेप्ट क्या है। ओवरऑल जैसे कि ये मान लेते हैं डायग्राम हो गया हमारे गाय का और एक डायग्राम हो गया हमारे किसका, भैंस का। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक डायग्राम हो गया हमारे पास गाय का और एक डायग्राम भैंस का। अब यहाँ पे देखो हमको इम्पॉर्टेंट यही चाहिए कि दोनों के पास मिला के कितने हैं, मतलब दोनों के पास अगर हमको पता चल जाए है या नहीं है तो उससे हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि तथा 15% के पास गाय भैंस दोनों हैं, मतलब दोनों हैं, तो दोनों कहाँ बैठते हैं, रीजनिंग वाले में एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए, 15% यहाँ पे बैठ जाएगा। अब ये बताओ ये अपने आप में 100% में काम करेगा कि ये 15% वाला अपने आप में 100% पे काम करेगा,
यहाँ पे इसके लिए 100% क्या होगा इसके बारे में हमको नहीं पता, यहाँ पे इसके लिए 100% क्या होगा इसके लिए हमको नहीं पता, पर इस 15% के लिए हमको पता है कि ये हमेशा जब भी होगा तो 100% में ही से तो दिया होगा दोनों को। यहाँ तो कलम क्लियर। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास 15% दिया है और उसके पास हमको वो बता भी दिया है कि ये जिनके पास भैंसे या गाय हैं उनके बारे में है, तो ये पूरा सर्कल जो बताता है ये किसको बताता है? गाय को ही बताएगा। और गाय कितने लोग के पास है? 60 लोग के पास है। अगर 60 लोग के पास गाय है और 15% हमारी पता है कि इसमें भी है 15 है, तो 60 माइनस 15 जो बचेगा वही तो इस बॉक्स में जाएगा, क्योंकि ओवरऑल गाय कितनी है? 60 है। हमको इस बॉक्स में 60 चाहिए ना, तो यहाँ पे बताओ 15 तो पहले से आ गया है, तो यहाँ पे कितना लिखें कि 60 हो जाए? 45। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे देखो क्या लिखा है। 30 बताया था कि भैंस है। भैंस कितनी है? अच्छा 15 भैंस तो पहले से आ गई, तो अब यहाँ पे कितनी भैंसें बची? 15 ही तो बची। अब क्या बोला हमसे कि यदि गांव में कुल परिवारों की संख्या 960 है तो कितने परिवारों के पास न तो गाय है और ना ही भैंस है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। 45 और 15 कितना होता है? 60। 60 और 15 कितना होता है? 75। यानी 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है? या तो गाय है या तो भैंस है। पर 25% ऐसे हैं जिनके पास क्या होगा? ना तो गाय है और ना ही भैंस है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक ही बार में आ गया समझ में? चलो अब देखो आ गया क्वेश्चन, क्योंकि अभी अगर परसेंट पूछा होता कि कितने परसेंट के पास नहीं है तो हमारा तो आंसर आ गया था। पर अभी क्या बोल रहा है कि कितने परिवारों की संख्या हमको दे रखा है कि क्या है? 960 है। अच्छा 960 तो संख्या हो गया, तो ये 960 किसके बराबर है? ये 100 के बराबर है, क्योंकि वो कुल की बात कर रहा है और कुल परसेंट कितना होता है अपने आप में? 100%। और बताना हमको केवल किसका है? किनके पास नहीं है, यानी बताना किसका है? तो 25 चौके 100, 4 से काटोगे 96 को तो 4 दूना के 8 और 4 चौके 16, 240। यानी कि 240 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस। समझ में आया? अब एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में जब भी जो बोलेगा हमको क्वेश्चन के बीच वाले पॉइंट को उठाना है कि दोनों के पास है या दोनों के पास नहीं है। अच्छा मिक्स करके नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो लेंगे जिसके पास नहीं है वो वाला कॉन्सेप्ट उठा के, या फिर लेंगे जिसके पास है वो कॉन्सेप्ट लिखा के। और वो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्वेश्चन किस पे बेस पे सॉल्व करना है? हमको ये देखना है कि 15% के पास है। बात जब पास कर रहा है कि इतने लोग के पास है, तो हमको इसका मतलब है कि वो वैल्यू उठानी है जो सबके पास हो, यानी सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं जिसके पास नहीं है वो वाली, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए एक और तरीका है, पर वो हम तरीका नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ का खिचड़ी हो या कोई भी चीज़ का रटंतु विद्या हो, क्योंकि रटने वाला काम जीएस में चलता है और हिंदी में चलता है। मैथ और रीजनिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है हमको क्वेश्चन को समझने में। समझ में आ रहा है भाई? तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोग। फिर से देखते हैं। बोला क्या कि एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है। 60% है, हम लिख लिए। गाय कितनी है? 60 है। 30% के पास भैंसे हैं। 30% के पास हम लोग लिख लिए भैंस। ऐसे अगर हम लोग देखते तो ये क्या हो गया? 70% हो गया। और हमको दिखाई देता कि 30% के पास कुछ नहीं होगा। यही दिखता है बेसिक सा। और पहले ही ऑप्शन नंबर ए पे लिखा होता है 30%। ठीक। जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं समझते हैं क्वेश्चन को, उनके लिए एग्जामिनर बहुत ध्यान दिया रहता है। कहता है कि बेटा तुम ही लोगों को तो हम खोज रहे थे, कहाँ थे आप लोग? और ऑप्शन नंबर ए पे ही साफ साफ लिखा रहेगा वहाँ पे 30%। बच्चे देखेंगे अच्छा 60 इधर है, 30 उधर, अच्छा 90 हो गया तो बच गया 10% ऑप्शन नंबर ए पे मिल जाएगा। बच्चे बहुत सारे टिक भी कर देंगे, पर वो आंसर कभी होगा ही नहीं।
जब भी क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में दिखाई देता है तो याद रखना कि उसका ऑप्शन हमेशा बी और सी होता है, और जो भी क्वेश्चन बहुत टफ हो, जिसका कैलकुलेशन बहुत हैवी होता है, उसका हमेशा ऑप्शन ए सही होता है। ये मतलब अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार यही है कि देख लें कि कैलकुलेशन करा रहा है सर बताए थे ए और कैलकुलेट किए नहीं और मार दिए ए। देखें कि क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा है, नॉर्मल नंबर दिया हुआ है जोड़ने घटाने के लिए, और वहाँ पे तुरंत टिक कर दिए ऑप्शन नंबर बी या सी, जो दिमाग में आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। वो मतलब जब इमरजेंसी पड़ी जाए, जैसे कि 60 मिनट ही होता है या कुछ एग्ज़ाम में 120 मिनट होता है, जिसमें 120 मिनट होगा क्वेश्चन 150 होगा, जो समय की कमी हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बता रहे कि जहाँ पे अगर निगेटिव मार्किंग कम है या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है और वहाँ पे हमारे पास समय क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे छोड़ के आने से बेहतर है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, ठीक ना। तो वो प्रॉफिट करता है, फिर नहीं तो लॉस तो होना ही नहीं। अगर छोड़ के आओगे तभी लॉस है, करके आओगे तो प्रॉफिट है। तो वो वहाँ पे अप्लाई करना है। ये नहीं कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, सर बोले थे ए वाला ए मार दिए, बी बोले थे बी मार, ऐसा नहीं करना, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमको 60 और 30 तो ले लिए, पर क्या ये इस आंसर दे पाएंगे हमको? नहीं, क्योंकि दोनों के बारे में क्या कॉमन है इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। अगर इसके लिए हम 60% मान लें अलग से कि 60% ये है, तो इसके पास अगर गाय मान लेते हैं 60 हो जाए, ठीक, और ये मान लेते हैं हम 100 में से हैं, ठीक, तो 40 के पास क्या है, गाय नहीं है, ठीक ना। उसके बाद भैंस की बात कर ले तो ये भी अपने आप में 100% होगा। अगर ये 30 हो जाए और ये 100 अपने आप में है ही, तो बच जाएगा कितना, 70%। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो 6 3 9 90/200, और यहाँ पे देखें तो 4 7 11 110/200। क्या इससे हम आंसर ला पाएंगे कभी? समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि इस मेथड से अगर सोचें कि कोई भी वैल्यू अपने आप में ही 100% होगी ना। अब यहाँ पे एक ही गांव है, गांव क्या है, एक ही है, दो गांव तो है नहीं। अब जब गांव एक है तो वहाँ पे परसेंटेज तो कैसे ले रहे हो तुम? समझ में आ रही है कि नहीं बात? यहाँ पे समझ देखो, क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि अभी करने में समय लग रहा है, उससे परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमको वो बेसिक समझ में आ जाए। उसके बाद इस टाइप का हम 20 क्वेश्चन तुमको बोल दे, 20 कर ले जाओ। समझ में आ रहा है? पहला ये इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्वेश्चन को सीख जाएं। कि क्वेश्चन आखिर में बच्चे देखो, दिक्कत क्या आती है ना कि टीचर्स लोग जो होते हैं वो पढ़ाएं अपना और वहाँ से चुपचाप से चल दिए। हमारा काम यहाँ तक में कंप्लीट हो गया, आंसर हम बता दिए आपको किस तरीके से होगा, ये भी बता दिया, हमारा काम तो कंप्लीट हो गया। पर इससे क्या हुआ, बच्चों का डाउट किसी भी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं हुई। उसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि सर 60% था, 100 मान के किए होते तो आ गया होता कि नहीं आंसर, चल रहा है कि नहीं दिमाग में। वहाँ पे 30 इसको मान लिए होते तो आ जाता है कि नहीं आंसर। मतलब बच्चे का क्लियरिटी अभी हुआ ही नहीं दिमाग से। उसके दिमाग में अभी भी एक थॉट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सब कोई कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है, तो ये थॉट बनते हैं मन में। और एक्सपीरियंस इसीलिए कहा जाता है कि जब एक्सपीरियंस होता है आपके पास तो आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि बच्चे के दिमाग में आखिर में इस टाइम चल क्या रहा होगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बहुत तेज़ी से पढ़ा के क्वेश्चन और तेज़ी से चले जाएं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक ही क्वेश्चन समझा पाएँ 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक क्वेश्चन समझने के बाद ऐसा ना हो कि कभी वो फिर दोबारा हमारे आँख के सामने आए तो हमको उस क्वेश्चन को समझने में या देख के सॉल्व करने में दिक्कत हो। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बस देख के अब आंखों आंखों में आदमी आंसर दे देगा, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते का कि जितना हम समझाएं उस चीज़ का पॉइंट आदमी के दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे 100 मान के किए होते तो देखो यहाँ पे आ गया कितना, 90 आ गया। अब 200 का 90 निकालेंगे तो ये कितना दे रहा है बताओ? 2 बार में कट गया, यहाँ से काट दिए 45%, तो यहाँ से आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 55%, यानी कि 55% के लोग के पास क्या होगी, गाय नहीं होगी या भैंस नहीं होगी। पर ये क्या, दोनों का जब गांव एक है और उसी में कुछ परिवारों के पास गाय है, कुछ परिवारों के पास भैंस है, तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज हम कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। साथ में एक और पॉइंट आया दिमाग में। अब जैसे ये वाला एक पॉइंट तो क्लियर हुआ,
कि दोनों का मतलब 100 मान के नहीं हो पाएगा। अब दोनों का 100 मान के कर पाएंगे कि नहीं ये भी देख लेते हैं, वो तो स्टार्टिंग में ही बताएं। अब देखो गाय कितनी है 60%, 100 मान लिए 60 लोग के पास गाय थी। उसके बाद भैंस कितने लोग के पास है 30 लोग के पास, 60 30 90% के पास क्या हो गई गाय भैंस हो गई। और उसके बाद क्या हो रहा है 15% के पास दोनों है, उससे मतलब ही नहीं देखें। अब यहाँ पे 60 और 30 90 जोड़े हैं, 100% हम माने ही थे, 100 माइनस 90 कर दिए, बच गया 10, यानी कि 10 लोग के पास क्या है गाय नहीं है। पर ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन लोग भी बैठे हैं। 15% लोग ऐसे कॉमन लोग हैं जिनको गाय भी रखे हैं और भैंस भी, मतलब उनको गाय का भी दूध चाहिए और भैंस का भी दूध चाहिए, वो किसी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं है। इसी तरीके से चाय कॉफ़ी का भी बनता है क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दोनों पसंद है, बहुत लोग हैं जिनको चाय ना पीना पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है, और बहुत लोग को सिर्फ चाय पसंद है और बहुत लोग को सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है जो कॉमन परसेंट बैठ गया यहाँ पे कि इतने लोग को गाय भी रखना और इतने लोग को भैंस भी रखना है। तो जब इतने लोग कॉमन हो गए तो ये कॉमन दोनों में ही तो आएंगे, दोनों में आएंगे नहीं। तो जब दोनों में आएंगे तो वो कॉमन अगर ये 15 है तो ये 15 ये 60 में भी तो आ रहा है और ये 15 30 में भी तो आ रहा है। तो इन 30 में से और 15 में से निकालेंगे तब तो ओवरऑल हमको पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। समझ में आ गया भाई? यहाँ पे और हम कुछ किए ही नहीं, यहाँ पे देखो बस कॉमन लिखे, कॉमन में से उसको हम घटा दिए जो नंबर आ गया, भैंस में से उतने घटा दिए जो कॉमन था वो लिख लिए, फिर तीनों को ऐड कर लिए, टोटल 75% हुआ, यानी कि 25% के पास क्या है ना भैंस है ना गाय। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट को इसको अच्छा नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणित में 75% पास हैं, अंग्रेजी में 60% पास हैं और दोनों में 5% फेल हैं, तो कितने परसेंट दोनों में पास हैं? अब देखो यहाँ पे जब परसेंटेज की बात आएगी तब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखते हैं कितना ही समझ में आया। तुम ही लोग बताओगे, हम बस बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हो गए मैथ्स वाले और यहाँ पे हो गए इंग्लिश वाले, ठीक। अब यहाँ पे दोनों के लिए तो चलो हम लिख देते हैं कि दोनों में 5% फेल है। तो हमको बताओ यहाँ पे जो बनाना होगा डायग्राम वो किस चीज का बनाना होगा, फेल का या पास का? देखो क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ देते हैं, सुन लो अच्छे से। गणित में 75% पास हैं, अंग्रेजी में 60% पास हैं, दोनों में 5% फेल हैं, तो कितने परसेंट दोनों में पास हैं? यही तो क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन किस बेस पे होगा, क्या मान के करेंगे हम? हाँ कॉमन हो गया 5%, पर ये 5% पास वाला है कि फेल वाला है? फेल वाला है। तो क्या ये 5% जब ये फेल वाला दिया है तो क्या यहाँ पे ये मैथ्स में जैसे 75% था और इंग्लिश में 60% है, तो ये 75 माइनस 5 करके यहाँ पे 70 लिख दें और यहाँ पे 55, यही होगा? क्या होगा फिर? पास दिया, यानी कि हमको यहाँ पे फेल वाले को ही लेना होगा। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर देखो 75% मैथ्स में पास हैं तो सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे जब, तो वहाँ पे कितने परसेंट बच्चे फेल होंगे? 25% फेल होंगे ना। तो 25% में 5% क्या है? कॉमन है। यानी मैथ्स में अगर 75 पास हैं तो कितने 25 फेल होंगे। अगर 5 कॉमन है तो बच कितने गए होंगे? यही तो बचे होंगे ना। उसके बाद 60 अगर इंग्लिश में पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40 ही फेल हुए होंगे। अगर 5 उसमें से फेल हैं, पहले से हमको पता है जो दोनों विषय में फेल है, यानी कि वो क्या है, इंग्लिश में भी तो फेल ही हो गया। तो इंग्लिश में जब फेल हो गया तो इंग्लिश में केवल फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे? 35 ही तो होंगे। यानी कि ओवरऑल जब देखेंगे हम लोग इतने बच्चे फेल हैं तो 35 5 40 और 20
60% क्या है बच्चे फेल हैं, तो कितने परसेंट बच्चे पास हैं? 40% ही तो केवल बच्चे पास हैं। और इसमें कुछ और करना ही नहीं था, बस हमको परसेंट ही बताना था कि कितने परसेंट दोनों में पास है। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत था लड्डू टाइप का, अब लगने लगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो हम तो कुछ किए नहीं, तुम ही लोग बताओ कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए, हम लिख दिए हैं बस, ठीक ना। मतलब कि समझ में आ गया तुम लोग। अब देखो, एक परीक्षा में 32% छात्र हिंदी में फेल हैं, 40% संस्कृत में फेल हैं। यदि दोनों विषयों में 22% फेल हैं तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हैं? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। यही सोच रहे होगी कि सर पहला क्वेश्चन इतना टफ बता दिए और उसके बाद के बहुत आसान आसान बता रहे हैं। पहला वाला भी आसान है, बस उसमें एक वैल्यू पुट हुआ था, ठीक ना। अब यहाँ देखो, एक परीक्षा में क्या कर रहा है कि 32% छात्र किसके हैं? हिंदी के हैं 32% छात्र, और संस्कृत के कितने हैं? 40%। अच्छा, यहाँ पे दोनों बात कर रहा है किसकी? फेल का ही कर रहा है, और ओवरऑल जो दिया वो भी क्या दिया है? दोनों विषयों में 22% फेल है, यानी दोनों में ही फेल है, ठीक। यानी दोनों में फेल है 22, तो यहीं पे तो आएगा 22। अब देखो 22 अगर फेल है दोनों में, तो हिंदी में अगर 32 फेल हैं तो हिंदी में 22 भी तो आ गया, कॉमन तो हो ही गया। यानी कि यहाँ पे कितने बचे हैं? 10, और यहाँ पे कितने बचेंगे तुम्हारे? 18, यही तो बचेंगे। यानी इतने बच्चे क्या हुए होंगे? फेल हो गए होंगे। यानी कि 40 और 10 कितना हो गया? 50। अच्छा देखो, एक चीज़ और याद रखना, ये मत सोचना कि बाद में 18 22 ये जोड़ना है। ये तो तुमको पता ही है ना कि 22 है और इसमें 40 में से घटाएं तो 18 हुआ है, तो ये तो पहले से पता है कि ये 40 है, तो 40 में एक्स्ट्रा क्या आया? बस 10 ही तो आया, इसी 10 को जोड़ना होता है। समझना इस चीज़ को, मतलब ये हम बता दे रहे, हम सोच रहे थे कि तुम लोग खुद से बोल दो, पर बोले ही नहीं, तो हम बता देते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेशन को क्या करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, पहले से हमको पता है कि कितना है 40, केवल हमको अंतर जोड़ना, उसमें केवल 10 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो किसी भी एक सर्कल को ले सकते हो, अगर इसको जोड़ना है तो ये हमेशा कितना होगा? 32 होगा, जो एक्स्ट्रा आया सिर्फ वही ऐड करना होगा। समझ में आ रहा ना बात? तो ये ही होता है। तो 50% क्या है? फेल हैं दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में पास कितने होंगे? 50% ही बच्चे तो पास होंगे। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? हाँ, बहुत आसान। कोई तरह की कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले यहाँ। मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान है, बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। वही हम बोले ना कि पहले क्वेश्चन को समझाने में हमको भले ही जितना भी समय लग जाए, उससे दिक्कत नहीं है, उसके बाद के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में कितना ही समय लगे, वो भी अभी हम इतना बोल के बता रहे हैं। तब अगर सिर्फ तुमको करना होता तो कितना समय लगाते तुम? 15 सेकेंड, वो भी ज़्यादा लग रहा है, 10 सेकेंड। अब इसमें और क्या? बच्चे कहेंगे सर ट्रिक बता दीजिए, ये कर दीजिए। ट्रिक लेके क्या ही कर लोगे, काम नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट सेट करो कि क्यों हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट सेट है क्यों होता है, कब होता है, अपने सोच को बढ़ाना है। अर्थमेटिक वाकई में आपके पास मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि आपकी सोच कितनी तगड़ी है, आप उस चीज़ों को सोच पाते हैं कि नहीं। बाकी मैथ्स चेक करना होता है कि कैसा, तो वहाँ पे एडवांस पढ़ाया जाता है। ये पूरी पूरी रीजनिंग की तरह ही रहता है, वो लॉजिकल की तरह सोचने की क्षमता देता है, और यहाँ पे ये कैलकुलेटिव फॉर्म में सोचने की चीज़ें को क्षमता बढ़ाता है। मैथ्स का ये रोल होता है, ये आपके दिमाग को बढ़ाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से आकलन करते हैं, कि कोई भी सिचुएशन होगा तो कैसे उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पहले समझ में आता था कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो है सिर्फ कॉपी पे ही किया जाता है, जबकि उसको असली लाइफ में ही सबसे ज़्यादा यूज मैथ्स और रीजनिंग का ही होने वाला है, ठीक ना। पहले लगता था कि इसका का ही यूज कर ले जाएंगे, पर सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। जब तुम सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसको हर एक क्षेत्र में लगाते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी होगा तुमको, ठीक। अब हम लोग देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष प्रधान को 60% वोट मिला एवं उन्होंने विश्वनाथ को 8000 वोटों से
हरा दिया तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। अब देखो इलेक्शन वाले पे हम लोग आ गए। अच्छा 80,000 वोट से है, बहुत ज़्यादा वोट से नहीं हरा रहे हैं, चलो 1 जीरो कम कर दो, इतने वोट से नहीं हराना है। 80,000 हो सके जनसंख्या ना हो, 80,000 वोट से हरा ही रहे 8,000 वोट ठीक है। ठीक कि संतोष प्रधान को 60% वोट मिला। अच्छा यहाँ पे आप लोग को जो नेता पसंद हो उनको जिताना चाहते हो आप लोग लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष प्रधान को 60% वोट मिला और उन्होंने किसको, विश्वनाथ को 8,000 वोट से हरा दिया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है बताओ, कैसे सॉल्व करें। अगर ये बताओ संतोष को 60% वोट मिला है तो विश्वनाथ को कितना मिला होगा, 40% ही तो मिला होगा, क्लियर। अच्छा 40% मिला होगा इनको विश्वनाथ को और 60% मिला किसको, संतोष को, तो ये हारे कितने परसेंट के अंतर से हैं। अरे 60% तो इनको मिला है और 40% तो इनको मिला है, तो ये हारे कितने वोट, कितने परसेंट के अंतर से। कॉमन तो इनमें 40 चला ही गया ना 60 में भी, यानी 20 ही का तो अंतर आया ना, ओवर आया, यानी वोट कितने परसेंट से हार रहे हैं ये, केवल 20% और वोट मिल गया होता तो दोनों लोग में टाई हो जाता मैं, लेकिन 20% ज़्यादा मिल गया किसको, संतोष को। तो जब इनको 20% ज़्यादा मिल गया और 20% के लिए ही तो वैल्यू दे रखा है कि विश्वनाथ कितने वोट से हराते हैं, और रियल में कितने परसेंट में हम लोग देखें तो 8,000 वैल्यू किसकी है, 20 की, और पूछा क्या है हमसे, कुल वोट पूछा है, तो कुल वोट का मतलब 100%। अब 20 से काट दो इसको, किसको काटे, 100 काट दो, इसी को काट देते हैं, तो 2 जीरो और बढ़ा दो इसमें, कितना टोटल वोट पड़ गया, 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख वोट से, मतलब टोटल वोट कितना था, 4 लाख था, जिसमें से क्या हुआ था 8,000 वोट से वो हराए थे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने तरीके से पूछता है और कब क्या होता है। मेन क्वेश्चन तुमको समझना क्या है, यही समझना है कि ये सब बताओ, अगर संतोष प्रधान को 60% वोट मिला है और यहाँ पे अभी वैलिड वोट की बात कर रहा है, इनवैलिड की बात करेगा तो वो खुद लिखेगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड वाले में समझेंगे। पर अभी देखो बेसिक्स वाले में समझो कि ये बताओ कि अगर संतोष को 60 मिला है तो जाहिर सी बात है कि 40 किसको मिला होगा, जो भी इनके अपोजिट में होगा, तो अपोजिट वाले को कितना मिल गया, 40 मिल गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का ही तो है। अब उस 20 के डिफरेंस के लिए वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि उन्होंने विश्वनाथ को 8,000 वोट से हरा दिया, यानी कि ये वैल्यू डिफरेंस का ही तो है कि वो अगर 8,000 इनको मिला होता तो ये क्या हो गए रहते, टाई कर लिए होते लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है 8,000 कम है। अगर 8,000 कम है और वो डिफरेंस का ही है तो डिफरेंस के बराबर ही तो वैल्यू है, और हमसे पूछा है 100% क्या, तो हम 100 बता दिए। और यहाँ पे कब होता है, यहाँ अगर ये बोला होता कि विश्वनाथ को 8,000 वोट मिला, क्या बोला होता, विश्वनाथ को 8,000 वोट मिला, हराया नहीं, बस ये बोला होता विश्वनाथ को 8,000 वोट मिला, तब नीचे क्या आता है, तब 40% मिला तो नीचे 40 ही तो आता है। अगर ये 8,000 बोला होता कि संतोष प्रधान को 60% वोट मिला और उनके वोटों की संख्या 8,000 थी, तब नीचे क्या आता है, 60 आता है। समझ में आया। यहाँ पे कब कब क्या आता, बोल पूछता, जैसे मान लो यहाँ पे बता दिया कि 60% है, पूछता कि दोनों वो कितने वोट से हराए उनको, तब यहाँ पे क्या आता, 20 आता। जब पूछता कि विश्वनाथ को कुल कितने वोट मिले, तब कितना आता, 40 आता। पूछता कि संतोष को टोटल कुल कितने वोट मिले, तो कितना आता। इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन एक है पर पूछने का तरीका 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 क्या 9 भी हो सकता है। ठीक, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा 20 था ना यहाँ पे, हाँ सॉरी 1 जीरो कम होगा,
40,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 था तो 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक, 4 ही, एक जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे होता है, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना। मेन पॉइंट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि अगर 60 मिला है तो 40 उनको मिलेगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ जब एक ही बात पे होगी, अब चुनाव ये अलग अलग थोड़ी लड़ेंगे, इनको 60 अलग दे देंगे, 40 उनको अलग दे देंगे। चुनाव तो एक ही होगा ना, जिसमें वो जीते या हारे होंगे, यानी तब वो चुनाव अपने आप में कितना होगा, 100% ही होगा। तो 60 इनको मिला है तो 40 उनको मिलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। जैसे ही हम ये लिखते हैं उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद बाकी रह जाता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। अगर वो हमको यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखा है, ये पहले दे रखा है, वैल्यू हम ले लेंगे। उसके बाद ये देखना होगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, बस जो पूछेगा हम उसको इनपुट कर देंगे। यहाँ पे पूछा होता विश्वनाथ के वोटों की संख्या तो 40 लिखते हैं, यहाँ पूछा होता संतोष के वोटों की संख्या तो 60 लिखते हैं, पूछा है कुल कितना है तो हम 100 लिखे हैं। यहाँ पे बोला होता कि 8,000 ये जो दिया है ये क्या है, विश्वनाथ के वोटों की संख्या है तो 40 लिखते हैं। बोलता कि ये संतोष के वोटों की संख्या है तो 60 लिखें। जब बोला है कि इनके इतने वोटों से हराया है यानी डिफरेंस है, तो हम क्या कितना लिखें, 20 लिखें। पर इस 8,000 को क्या हम छोड़ सकते हैं, नहीं, वो तो वैल्यू है, उसको क्या ही कर सकते हैं हम लोग ना, वैल्यू कुछ भी दे सकता है। अब इस 8,000 की जगह पे 40,000 दे दे तब पर भी कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी इस वाले स्लाइड में इतना देखते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 84% मत प्राप्त होता है और वह 6800 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। ये पिछले टाइप से ही थोड़ा सा रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएगा कि कैसे होगा। अब बताओ, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कितना मिला है, विनर को अगर मान लेते हैं हम लोग 84% मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, 16%। यही तो मिला होगा, क्योंकि तो हर एक चीज अपने आप में कितना होता है, क्योंकि टोटल वोट कितना होगा 100%, यही तो मिला होगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8 6 14, ठीक, और बच जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 68, यानी कि 60 वोटों का अंतर है। पर रियल में अंतर क्या है कि वो 6800 वोटों से क्या होता है, जीतता है, और यहाँ पे 68% का ही क्या है, डिफरेंस है। यानी कि 6800 वैल्यू किसकी होगी, 68 की ही, और हमको बताना क्या है, कुल मतों की संख्या। तो परसेंट के लिए गुणे में 100, 68 से 68 कट जाएगा, एक बार में कितना आ जाएगा, 10,000, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, फिर से समझाएं, क्लियर, क्योंकि ये पिछले टाइप के ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 84% मत मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 16, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी 100%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 68%। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 68% है और वैल्यू दे रखा है कि वो कितने वोट से जीता है, 6800 वोटों से जीता है, तो 6800 वैल्यू किसकी, 68 की, और हमसे पूछा क्या है, टोटल वोट पूछा है, यहाँ पे 100। अगर यहाँ पे लूजर का वोट पूछा होता तो यहाँ पे कितना आता, विनर का पूछा होता तो, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक चुनाव में 70 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक। अब देखो यहाँ से, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे जो पहले और दूसरे बताए, ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये याद रखना। अगर ये दोनों कर ले जाओगे तो वो तो बहुत आसानी से हो ही जाएगा, ठीक। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर 10th लेवल तक का दे रहे हो तो यहाँ तक में सफिशिएंट है, 12th में आओगे तो यहाँ तक है, और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पे आओगे तो इस लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। ये इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसीलिए हम लोग बताते भी उसी फॉर्म में कि बेसिक, थोड़ा सा मॉडरेट और उससे टफ, ठीक, तीनों टाइप के। बस कहने की बात है, बस समझ का फर्क होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसकी सोच भी अभी छोटी होगी, उतना नहीं सोच पाएगा, और बड़ा बच्चा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सोच पाएगा।
अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 70 वोट अवैध घोषित हो गए। कितने अवैध घोषित हो गए? 70 अवैध हो गए। एवं विजेता प्रत्याशी को 52% मत मिलते हैं, जिससे वह 320 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, पर ये 70 वोट अवैध घोषित हो गए, ये कहाँ से अब आ गया? ट्विस्ट आ गया ना ये, कि 70 वोट अवैध घोषित हो गए। अब इसका क्या मतलब है? अवैध का मतलब होता है कि इनवैलिड है इंग्लिश में, मतलब कि उनको काउंट ही नहीं किया जाएगा, मतलब वो फर्जी वोटर्स थे। कि कोई खुश हो गया कि नहीं हमारे प्रत्याशी, और गया और अंदर दबा दब अपने मन का दबा दिया बटन कि यही जीते, पर वो जीतने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका वोट क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। तो वैलिड वोट जो पड़ा होगा उसी के बारे में तो पता होगा, उसी के बारे में ना पता होगा। अगर ये अवैध घोषित हो गया तो इसके जीतने और न जीतने में कोई असर हुआ होगा? इसका कोई रोल हुआ होगा? नहीं। केवल ये क्या है, टोटल वोट जब काउंट करेंगे तब ये काउंट हो जाएगा कि हाँ ये भी काउंट हो जाए, क्योंकि अवैध तब तो पता चला कि हमको टोटल वोट्स में इतने अवैध थे, तब ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या इस वोट का हमारे जीत में या हार में इसका कोई रोल आया? नहीं। इनवैलिड का मतलब ये कि उसको लिया ही नहीं गया है। जो लिया गया है वो कौन सा होगा? वैलिड ही तो होगा। तो जो वैलिड होगा पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर टोटल वोट हमको पता चल जाएगा। अब टोटल कैसे निकालेंगे वैलिड? सेम कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि विजेता प्रत्याशी कितना मिला है? 52 मिला है। तो हम वैलिड कितना मान लेते हैं? वैलिड अपने आप में कितना % होगा? 100% होगा। तो विनर को अगर हम मान ले हम 52 मिला होगा, तो लूजर को कितना मिला होगा? 48। यही तो मिला होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 4 का। इतने से ही बात बिगड़ी है। ठीक। तो जब इतने से बात बिगड़ी है और बोल रहा है कि जिससे वो 320 वोट से क्या हुआ है? मतों से जीत गया है, यानी कि रियल में वो अंतर तो 4% की है, पर उस 4% की वैल्यू किसके बराबर है? 320 के। और हमसे पूछा क्या है? कुल वोटों की संख्या पूछा है ना। तो कुल मतों की संख्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, यानी टोटल वोट बताना है। तो टोटल वैलिड वोट तो हमको पता है, पर क्या टोटल हमको पता है कि अभी कितना होगा? नहीं। पर वो कैसे पता चलेगा? पहले वैलिड वोट तो हम निकाल लें। तो वैलिड वोट कितना आ जाएगा? 100। 4 से काट दो इसको, 4 8 32, यानी कि कितना वोट आ गया? 8000 वोट आ गया। यहाँ तक में क्लियर? लेकिन ये टोटल वोट है क्या? नहीं, ये बस क्या है? वैलिड वोट है। टोटल वोट कब होगा? जब इसमें 8000 में 70 और ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी तो वोट पड़ा था, उनको इनवैलिड घोषित किया गया है, पर वोट तो वो पड़ा ना। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0708, यानी 8000 70 वोट ही क्या होंगे? टोटल पड़े होंगे। समझ में आया बात? अवैध है तो उसको बाद में क्या करना होगा? हमको ऐड करना होगा, पर उसको अभी जब वो बाद की काम है तो उसको हम पहले क्यों सोचने जाए? और क्वेश्चन में पहले ही लाइन में दिखा रहेगा ताकि बच्चा वहीं पे सोचता रह जाए। बाकी ये क्वेश्चन बताओ, कोई डिफरेंस था? सेम क्वेश्चन था, हम सॉल्व कर लिए। हमको बस ये क्लियर करना है कि ये जो वोट हम निकाल रहे हैं वो किस पे निकाल रहे हैं? वैलिड वोट का ही तो निकालेंगे। कोई भी चीज़ जीतेगा या हारेगा वो हमेशा किस पे? वैलिड पे ही तो हारेगा जीतेगा। जो वैलिड वोट पड़ा होगा उसी से तो निर्णय निकलेगा कुछ भी कि जीता है या हारा है। तो हम पहले वैलिड वोट निकाल लेते हैं और उसके बाद जो भी बोला होगा उसको ऐड कर लेंगे उसमें। समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? क्लियर? इसको नोट कर लो, उसके बाद देखते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% मत नहीं डाले गए। क्या कह रहा है? पहले ही 10% वोट नहीं डाले गए। उसके बाद बोल रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। 10% और क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, जिससे विजेता ने 54% मत पाए एवं 480 वोटों से जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या एवं कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है हमको। यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन सिर्फ एक देखने में दिख रहा है, पर यहाँ पे क्वेश्चन कितना पूछा है? 2 पूछा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे? अब यहाँ पहले ही बोल रहा है कि 10% वोट नहीं डाला गया है। 10% वोट नहीं डाला गया है।
और बोल रहा है कि 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। विजेता को 54% मत मिलता और 480 वोटों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। तो टोटल वोट में इनका कोई रोल है? 10% मत जो नहीं डाले गए, इनसे क्या मतलब? ये अपने घर पे आराम कर रहे थे, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। 10% बहुत ज़्यादा होशियार लोग थे, वो लोग 3-3 बार बटन दबाए हैं, तो पर उससे भी कोई मतलब है नहीं है। जीतने के लिए तो वही काफ़ी है जो वैलिड वोट होगा, जो वोट पड़ा होगा। क्लियर यहाँ तक? जब वो क्लियर है तो ये बताओ, अगर 54% वोट एक विनर को मिला होगा तो लूजर को कितना मिला होगा? 46, क्योंकि टोटल वैलिड वोट की संख्या कितनी होगी अपने आप में? 100%। अगर ये बताओ विनर को 54 मिला और लूजर को 46, तो कितने परसेंट के अंतर से जीता है? 8% के अंतर से जीता है। क्लियर? जब ये 8% के अंतर से जीता है और रियल में जीता कितने वोटों से है? 480 वोट से। तो 480 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 8% की। और हमको बताना है वैलिड वोट ही, तो अभी हम पहले ला पाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या ला पाएंगे? वैलिड वोटों की संख्या ही ला पाएंगे। अब ये बताओ, जब इसको ले आ पाएंगे तो इसको ला लेते हैं। 8 6 48, यानी कि टोटल वोट्स कितने आ गए वैलिड वाले? 6000 आ गए। पर क्या हमारा आंसर आ पाया? नहीं। बस इसमें यही समझना है हमको। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो पूछा है वेद मतों की संख्या और एक पूछा है टोटल मतों की संख्या। तो पहले कौन सा निकाले? वेद निकाले क्या? वैध मतों की संख्या पहले बोला है ना, ज्ञात करना है। और एक पूछा है कि कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। किसका बताना है? टोटल भी बताना है और साथ में वैलिड भी बताना है हमको। तो ये बताओ, यहाँ पे जो आया है ये वैलिड वोट ही आया, पर क्या ये रियल में वैलिड वोट है? वैलिड मतदाताओं की संख्या है ये? नहीं, क्योंकि उसमें से 10% मत नहीं डालने गए थे, ये भी तो वैलिड वोटर्स हैं। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आंसर आता है और इसको मारते हैं टिक, पर ये आंसर गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो 10% वोट नहीं डालने गए वो भी क्या थे? वैलिड ही थे। यानी कि अगर रियल में देखा जाए कि अगर ये जो हम परसेंटेज लाए हैं ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू 100% बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 10% वोट डाले नहीं थे और 10% वोट क्या था? अब इनवैलिड था। तो जब ये 10% नहीं डालें तो ये रियल में वैल्यू किसकी आई है? 80% के बराबर ही तो आई है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आई है? 80% के बराबर आई है। और हमको बताना किसका है? अगर हमको सिर्फ वैलिड वोट बताना है तो यानी कि 10% और ऐड करना है, तो वो किसका हो जाएगा? 90। अगर यही हमको बताना होगा जैसे कि टोटल वोट्स और ये है वैलिड वोट्स, ठीक, टोटल वोट्स जब बताना होगा तब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यानी कुल मतदाताओं की संख्या जब पूछेगा तो ये भी तो काउंट होंगे ना जो अवैध घोषित हुए हैं। जब ये अवैध घोषित हुए हैं तो ये भी तो काउंट होंगे, तब हम बताएंगे 100% की वैल्यू। समझ में आया? कब वैलिड वोट आएगा, कब टोटल वोट आएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये तो चुनाव के परिणाम के लिए हमारे पास जरूरी था ना। जो हमारा चुनाव परिणाम मिला होगा उसमें से अवैध को हटाया गया होगा, जो नहीं देने आए उनको हटाया गया। तो जो हमारे पास जो वोट बचा होगा उसी को तो दिया गया होगा ना, हमारे जीतने और हारने में अंतर दिया गया होगा, सबको तो ऐड नहीं किया गया होगा। पर क्वेश्चन हमेशा हमसे क्या पूछेगा? कुल मतदाताओं की संख्या। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन उसका ये होता है कि वैध मतदाताओं की संख्या बताइए। टोटल वाले से भी बढ़िया होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि जीत या हार वैलिड वोट से ही तो होगा, और वो इस 10% को भूल जाते हैं कि 10% मत नहीं डाले गए, क्यों? उनका भी तो मतदाता सूची में नाम था, पर वो क्या कर रहे थे? घर पे आराम कर रहे थे किसी वजह से, तो वो वोट नहीं दे देंगे। तो ये दिक्कत आ जाता है। और यहाँ पे वैल्यू हमको 90 की निकालनी है और यहाँ पे वैल्यू हमको 6 की निकालनी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करके। 0 से 0 काट देते हैं, 8 को काट देते हैं किससे? 2 से काटे, 4 से काटते हैं, 4 से ही काट देते हैं। 4 दूनी के 8 और 60 कटेगा, 15 चौके 60 और 15 0 0 हो जाएगा। और उसके बाद 15 को काट दो इससे तो कितना आ जाएगा? 750।
750 का अगर भाग करें तो कितना आ जाएगा 7500, तो कितना हो जाएगा जब इसका 10 गुना करेंगे। तो 7500 में से क्या कर दें हम 750 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा जो छोटा नंबर है तो 10 गुना मत किया करो, डायरेक्ट जितना ये करोगे उससे बढ़िया क्या है कि इसका डायरेक्ट हम इसमें गुणा ही कर लें। 0 का 0, 5 नवा 45 के 5 हाथ में लगा 4, 7 नवा 63 और 4 67, यानी कि 67,6750 वोट क्या होंगे वैलिड है। ठीक, लेकिन जब टोटल वोट्स पूछेगा तब कितना हो जाएगा 15 पचे 75, यानी 7500 वोट क्या होंगे टोटल वोट होंगे। क्लियर हुआ? फिर से बता देते हैं एक बार, देख लो इसको। क्या बोला कि 10% मत नहीं डाले गए, इस 10 को हम लोग अभी छोड़ दिए। ठीक ना, यहाँ पे जैसे देखो 10% वोट नहीं डाले गए हैं तो इनको हटा दिए। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100 ही तो होता है, यानी कि 10 इधर नहीं डाले हम, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना 90। फिर बोल रहा है कि 10% और उसमें से क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, क्या हो गए 10% हमारे और इसमें से निकल गए, तो 10% निकल गए, तो यहाँ पे अब कितना बचा है 80। अब जो भी गुणा भाग कर रहे हैं वो हम 80 का ही तो वैलिड वोट मान के कर रहे हैं, पर हम अपने सहूलियत के लिए अब देखो 80 का हम 54% निकालते हैं और 80 का हम 46% निकालते हैं। ठीक ना, कोई आंसर तब पर भी आएगा अगर 80 का हम 54% निकाल के यहाँ पे नंबर लिखे और 80 का हम 46% निकाल के नंबर यहाँ पे लिखे, फिर उनका डिफरेंस निकाल के वैल्यू पुट करें, आंसर हमारा एक ही बार में आएगा, वही आएगा। पर उसमें क्या होगा कैलकुलेशन में हम फंसेंगे, इसीलिए हम इस 80 को क्या मान लिए डायरेक्ट 100 मान लिए। 100 मान के करना हमारे लिए आसान हो गया, तुरंत अंतर निकाले, तुरंत मान पुट किया, हमारा आंसर आ गया। और उसके बाद हम बस हमको यही देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा है, कुल मतदाताओं पूछा और कुल वैलिड वोट पूछा है। तो कुल वैलिड वोट जब पूछा है तो उसकी मान रख दिए कि 60,000 वैल्यू किसके बराबर 80% का ही तो हम निकाल रहे थे, तो 80 के बराबर है, और बदले में हमको 90 का एक बार बताना और एक बार 100 का बताना है, तो हमारा आंसर आ गया। किस तरह कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन जाके घर पे खूब प्रैक्टिस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।